channel students. This video is for standard 10th chapter 7 lenses and this is second part of this chapter student. So let's start the chapter on page number 83. See this here. Okay, so today we will learn real image formed by a convex lens. Okay, या उसके नीचे जो दिया है इमेज फॉर्म बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनती है और इसे हम ड्रॉ करके कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो एक मैंने बेसिक बनाकर रखा है, फिर भी आपको क्लियर कर दूं. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. F1 ये डिस्टेंस क्या है तो फोकस जिसे हम बोलते हैं वो डिस्टेंस है, मतलब F से लेकर तो O तक का जो डिस्टेंस है वो सेम ही डिस्टेंस यहाँ पर है. ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, मतलब ये चारों के डिस्टेंस एक जैसे है. ओके, आपको ये फोकस फिलहाल आपको अपने मन से लेना है. ओके, अंदाजे से लेना है और जितना आप लेते हो उतना ही सेम डिस्टेंस आप दोनों साइड में लेते रहेंगे. क्लियर? अब आपको क्या करना है तो एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है आपके बुक में अवे फ्रॉम ट्वाइस F1 है ना, बियॉन्ड द पॉइंट ट्वाइस F1, दैट मीन्स अवे फ्रॉम ट्वाइस F1. इससे थोड़ा दूर, अवे नहीं बोल सकते, बियॉन्ड ही बोलेंगे, थोड़ा दूर रखा हुआ है. तो मान लो यहां पर रखा है एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट रखा है, बस ऐसे ही लाइन करके शो किया है. ठीक है, अब यहां से हम टू रेज की स्टडी करेंगे. रेज तो बहुत सारी पास होती है. एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रेज आती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज आती है और फिर टकराकर रिफ्लेक्ट करती है. तो यहाँ पर भी बहुत सारी रेज होगी, लेकिन हम इतनी सारी रेज को लेकर नहीं पढ़ाई कर सकते, हम केवल टू रेज की पढ़ाई करेंगे. एक ऐसी रे जो एकदम स्ट्रेट जाएगी, ओके, और एक ऐसी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरेगी. अब स्टूडेंट मैं स्केल का इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेटर होगा, पर इतनी बड़ी स्केल मेरे पास भी नहीं है. तो ओके, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरना चाहिए. ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली. आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे. अब आपको रूल्स पता है कि जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है वो डायरेक्शन चेंज किए बिना ही जाती है. इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन की है मैंने ड्रॉ, बनी नहीं फिर भी कोशिश कर रही हूं मैं. ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन जो है वो पैरेलल गई है. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी फुली हुई दिख रही है, इसको भी स्ट्रेट कर देती हूँ. अब क्या होगा तो ये लाइंस जो है, ये लाइन का है रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन तो इसका भी हो रहा है, बट यहाँ पर ये लाइन कैसे होगी, फोकस से होके गुजरेगी. ठीक है, तो फोकस से होके गुजरने के लिए यहां से गुजरना चाहिए, वो स्केल का इस्तेमाल करके बनाती हूँ. अब स्टूडेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है क्योंकि हाथ से नहीं बन रहा था प्रॉपर, तो स्केल से मैंने ड्रॉ किया. आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस CT लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट B. ओके, B पॉइंट पर ये दोनों भी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट हो रही है. दिस B और T पॉइंट जो है, B और इसका नाम कुछ दिया होगा, S पॉइंट जो है, S लाइन, ये भी, और ये C से लेकर तो T तक के ये जो लाइन है, ये इस पॉइंट पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. ठीक है, ओके, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि यहाँ पर इमेज बनने वाली है. जो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहां पर इमेज बनेगी. अब इमेज कहाँ बन रही है, F2 और ट्वाइस F2 के बीच में बन रही है. क्लियर? आपके बुक में भी वही बनी है और यहाँ पर भी बन रही है. और कैसी इमेज बन रही है आप देखते हैं थोड़ा सा. देखो B से रेज आ रहे हैं, B वाले रेज कहाँ गए, देखो ये रेज आए और नीचे साइड में आके जुड़ गए, है ना, मतलब B कहाँ आया, यहाँ पर आया. और A वाला जो पॉइंट था, मतलब ये A है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर A आया. क्लियर? तो जहां से रेज निकले हैं और इंटरसेक्ट हुए हैं वो पॉइंट B ही पॉइंट रहेगा. जहां से रेज निकले हैं वही नाम उसे देंगे. B से रेज निकले थे इसलिए B नाम इसे दिया इंटरसेक्शन पॉइंट को. क्लियर? तो ये A B, ये इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पर हमें सीधी दिख रही थी, AB ऐसी दिख रही थी, अब मुझे इमेज AB ऐसी दिख रही है. इसका मतलब कैसी इमेज होगी, ये इन्वर्टेड होगी. क्लियर? एक और चीज हम देख रहे हैं, इसका जो साइज है आप देखिए और इसका साइज देखिए. साइज में भी हमें ध्यान में आ रहा है कि साइज छोटा है, चाहे तो स्केल से गिन सकते हैं, ऐसा भी समझ में आ जाएगा. तो ये साइज कैसा होगा, इमेज का स्मॉलर होगा देन द ऑब्जेक्ट. ओके,
एक दो तीन चीजें फिर से क्लियर करती हूँ। दो रेज हमें पास करना है, एक स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड वन इज passing through the optical center. It will go straight without changing its direction, and after this we will see that refraction will take place here, and after the refraction these two lines will get converge here, and the point of convergence is called as we will get the image of that object here at the point of convergence. That means AB, and this image is इसे हम बोलेंगे रियल इमेज होगी। अब रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, वो भी मैं क्लियर करती हूँ। दिस इज रियल इमेज, इन्वर्टेड होगी, उल्टी नजर आएगी, है ना। ये अगर यहाँ पर होगा, ऐसा कैंडल अगर बना है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से नजर आएगा यहाँ पर आपको, ठीक है। और दूसरा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने एक वर्ड यूज किया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज स्टूडेंट वो होता है जो कन्वर्ज लाइट के रेस के कन्वर्ज, जहां पर लाइट कन्वर्ज हो जाती है, जिस पॉइंट पर लाइट कन्वर्ज हो जाती है वहां पर इमेज बनती है। तो कन्वर्जिंग की वजह से अगर इमेज बन रही है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और डाइवर्जिंग रेज, जब रेज डाइवर्ज होती है और उसे हम एक्सटेंड करते हैं बैक साइड में, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था इस तरीके से, जब ये डाइवर्ज हो रहे हैं एंड वी विल एक्सटेंड दिस लाइंस हियर एट द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी कैन सी दैट हियर द इमेज विल फॉर्म। तो इस ऐसे जब एक्सटेंड करके जब इमेज बनती है तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो यहाँ पर रियल इमेज आपको नजर आएगी। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये जो चार्ट दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन से एट ट्वाइस F1, है ना। तो यहाँ पर इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है एट ट्वाइस F2, बट वी हैव टू ड्रॉ इट, है ना। हमें ये चारों पांचों ड्रॉ करके देखना है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि यहाँ लिखा हुआ जो रिजल्ट है वो हमें हमारे डायग्राम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, बड़ा आसान है। मैंने वैसे बनाकर इसलिए रखा कि फिर स्केल गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए। नहीं तो ये मत समझिएगा कि मैम को बनाना नहीं आता है। ओके, ठीक है, जस्ट आई वाज जस्ट जोकिंग। सो F1 ये एक मैंने लेंस बना ली थी, ऑप्टिकल सेंटर लिख लिया था, ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस किया था। ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई मैं बनाकर आपको दिखा देती जाऊंगी। ठीक है, ट्राई करते हैं इसके बने बनाए डायग्राम पे। तो ये एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, कहाँ रखा है, पोजीशन बताइए, ट्वाइस F1 पे। ओके, तो मैंने ट्वाइस F1 पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये मैंने प्रॉपर गिना था 5.5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर तो ये इंचेस में आएगा, आपके इसमें आप जैसा भी गिनो वैसा आएगा। क्लियर, आप 5 लीजिए, 6 लीजिए, जो भी है, पर प्रॉपर डिस्टेंस लीजिएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से टू रेज की स्टडी हम कर रहे हैं, 2 रेज से हम डायग्राम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। नाउ दिस रे विल रिफ्रैक्ट फर्दर। ओके, और एक जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो ये स्ट्रेट गई। दूसरी जो है रिफ्रैक्शन हुआ, तो मैंने कोशिश की इसको आगे तक बढ़ाने की इस तरीके से। जब मैंने बढ़ाया आगे 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 आगे, तो मुझे दिखा कि ये यहाँ पर आके पॉइंट जो है मिल रहा है मुझे, ये दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट बी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको कोई रे का नाम दे दूं, सी या टी दे दूं, इसे यहाँ एस दे देती हूँ, कुछ भी दे देती हूँ, तो आप देख सकते हैं पॉइंट सी टी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी विथ रे बी एस या ओ एस, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये ए जो है ना, ए कहाँ लिखा है, ये ए, तो ये ए को हम यहाँ पकड़ेंगे, और ये बी जो है यहाँ से रेस पास हुई थी और वो कन्वर्ज हुई है, इसलिए उसी का नाम हम नीचे में देंगे कन्वर्जिंग पॉइंट पर, तो वो बी हो गया। तो इमेज कैसी आ रही है, फिर से इन्वर्टेड आ रही है। क्लियर। और कहां पर आ रही है, तो ट्वाइस F2 पे एग्जैक्ट मेरी बनी। बहुत अच्छा हुआ, मेरा बन गया। पर आप लोग अगर यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, इसको अगर चेंज करते हैं तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, आप क्लियर प्रॉपर बनाइएगा मेजरमेंट लेकर। ट्वाइस F2 पे मेरी इमेज बनी, और ये भी इमेज मुझे इन्वर्टेड दिखी। अब देखते हैं कि यहाँ रिजल्ट क्या लिखा है। एट ट्वाइस F2 पे बनी, बराबर है, सेम साइज, हाँ सेम साइज। देखिए आप, ये इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, ये एग्जैक्ट सेम है। क्लियर। उसके बाद है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज तो है क्योंकि ये कन्वर्जिंग रेस के कन्वर्ज होने के बाद बनी हुई है,
और उसके बाद इन्वर्टेड तो है, ये मैंने आपको कैसे हुई है वो प्रूव किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी इमेजेस बना सकते हैं या रे डायग्राम बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कॉन्केव लेंस वाला। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। अब स्टूडेंट दिस इज कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस में मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर रखा है। हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे। ठीक है, एज वी नो दैट ये एक प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल मैंने पास किया। एक जो लाइन है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे गुजरेगी। ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ स्केल से। हाँ, तो स्टूडेंट ये मैंने थोड़ा अभी बड़ा कर लिया इसे, इस लेंस को, क्योंकि वो काफी छोटी हो रही थी, इस वजह से जो रेज है वो आगे डाइवर्ज होने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो अब ये रे यहां तक आएगी पैरेलल। उसके बाद क्या होगा, तो एज इट इज अ कॉन्केव लेंस दिस रे विल डाइवर्ज, है ना, डाइवर्ज हो जाएगी, आगे निकल जाएगी, मतलब बिखर जाएगी जिसे हम बोलेंगे। अब मुझे तो इमेज बनाना है, इमेज कहाँ आएगी, फिर मुझे समझ में कैसे आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब रे आगे निकल जाती है तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे साइड में उसे खींचकर एक्सटेंड करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये ऐसी अपेयर होगी कि फोकस में से गुजर रही है। ठीक है, इसे मैं एक्सटेंड करती हूँ, डॉट डॉट में आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसे एक्सटेंड किया। अब इमेज बनेगी कहाँ, तो ये जो दो लाइंस होते हैं, हमने देखा था जहां पर कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पर वहां पर ये दो लाइंस जिस पॉइंट पर मिल रही थी वहां इमेज बन रही थी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा, तो ये दो लाइंस का जहां पर एक मीटिंग पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे हम बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट पर, इस लाइन के इस पॉइंट पर हमें दिख रहा है कि ये लाइन इसे क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट पर बनेगी इमेज। ठीक है, यहां पर इमेज बन रही है। अब हम देख लेते हैं इमेज कैसी बन रही है। देखो, ये P पॉइंट था और ये था Q पॉइंट। अब यहां से P लाइंस, यहां से रेस पास हो रही थी और इसी रेस की वजह से यहां पर, इसी रेस की जगह पर ये पॉइंट हमें मिला है, तो ये P हो जाएगा, राइट। इसी रेस के का पॉइंट यहाँ पर मिल रहा था तो हमने यहाँ P लिखा था, इसमें B लिखा था, राइट। अब यहाँ पर इन्हीं रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमें यहाँ मिल रहा है, तो हम यहाँ पर P लिखेंगे। और ये जो लाइन है इसका ये आएगा यहाँ पर वो Q, मतलब इमेज जो है एज इट इज मिल रही है, सीधी मिल रही है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं है, राइट। जैसी है वैसी मिल रही है और उसके बाद छोटी मिल रही है। क्लियर, स्मॉलर इमेज है, वी विल ऑब्टेन स्मॉलर इमेज। PQ जो बड़ा दिख रहा है ये इमेज छोटी होगी और इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। क्लियर, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये एक्सटेंड करने के बाद इमेज मिली है, इसलिए वर्चुअल है। इरेक्ट है, मतलब सीधी अगर रहती है तो उसे हम इरेक्ट बोलेंगे, और स्मॉलर है, स्मॉलर है मींस छोटी है। क्लियर, तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस से किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ मिल रही है, ये आपको कैसे आइडिया आएगा, कैसे समझ में आएगा, उसकी ये रे डायग्राम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशंस में। सो स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन में आप पेज नंबर 85 पे देख सकते हैं ये ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है रूल्स, उस रूल्स को मैं समझा देती हूँ, पर फिर भी जब तक कि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कि हमें ये साइन कन्वेंशन उतना अच्छे से नहीं क्लियर होगा। बस आप रूल्स समझ के रखिए और ये याद रखिए कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो साइन कन्वेंशंस है हम यहाँ से देखकर समझकर वहां पर अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो बोला है पहला, कोई भी डिस्टेंस अगर हम गिन रहे हैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, द ऑप्टिकल सेंटर O इज टेकन टू बी द ओरिजिन। O को आपको ओरिजिन रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। द साइन कन्वेंशन इज एज फॉलोज, साइन कन्वेंशन नीचे दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, हाँ ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में आपको रखना है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कोई भी डिस्टेंस हो, ठीक है, आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर से ही गिनेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ O आर टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर हम डिस्टेंस इधर साइड में गिन रहे हैं, है ना, ये लेफ्ट साइड हो गया, इधर साइड अगर गिन रहे हैं तो वो होगा क्या लिखा है पॉजिटिव,
और while those measured to the left are taken to be negative। अगर लेफ्ट साइड में हम गिन रहे हैं, इधर साइड में कोई भी डिस्टेंस गिन रहे हैं, तो उसे हम नेगेटिव साइन में लिखेंगे। ठीक है, ये साइन हमें छोटा या बड़ा ये नहीं शो कर रहा है, हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे कि जब हम डिस्टेंस इधर साइड में गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो उसे हम लिखेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में अगर काउंट करते हैं तो उसे हम लिखेंगे नेगेटिव। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या बोला है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप यहां देख सकते हैं डिस्टेंस परपेंडिकुलर, मतलब डिस्टेंस अगर हम परपेंडिकुलर मतलब ऊपर साइड में ऐसा आएगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरीके से रखकर इधर अगर हम डिस्टेंस गिनते हैं, ऊपर साइड में गिनते हैं, तो उसे हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और अगर डिस्टेंस हम नीचे साइड में गिनते हैं, ठीक है, या जो भी है कितना मेजर है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो वो हम निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। और इसके पहले का पॉइंट जो था पैरेलल था। पैरेलल मतलब क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं, इधर साइड में अगर कोई भी मेजरमेंट है तो वहां दिया है नेगेटिव से डिनोट करेंगे, और इधर साइड में जो दिया है वो पॉजिटिव से लिखेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगी, इसका बड़ा काम पड़ता है प्रॉब्लम में। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे, और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा निगेटिव में लिखेंगे। क्लियर। तो ये साइन कन्वेंशंस वैसे भी हम प्रॉब्लम्स के टाइम पे और ज्यादा एक बार पढ़ लेंगे, तब तक के लिए इतना सफिशियंट है। ओके, अब लेंस फॉर्मूला। The formula showing the relations between, हाँ, formula showing the relations between, एक रिलेशन बता रहा है किसके बीच का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब u से डिनोट करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज मीन्स v से डिनोट करेंगे, एंड द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ f से डिनोट करेंगे, इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये होगा अपना लेंस फॉर्मूला। इसका भी यूज हम प्रॉब्लम्स में करने वाले हैं। फिलहाल आपको लेंस फॉर्मूला क्या है उतना याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट। अब है मैग्निफिकेशन पे चलते हैं। तो मैग्निफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, मैं उसे क्लियर करती हूँ, और पावर, ये दो टॉपिक क्लियर करके बचा हुआ कर लेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना, बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना। तो मैग्निफिकेशन टू इससे होता है, फैक्टर से हम कर सकते हैं। क्या बोला है, द मैग्नीफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम मैग्निफिकेशन किससे देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, इनका हम जब रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो मतलब वो मैग्निफिकेशन कहलाया जाएगा। क्लियर। तो हाइट रिलेशन, अगर आपको हाइट दी हुई है प्रॉब्लम में और बोला है मैग्निफिकेशन निकालो, तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, क्या लिखा है ऊपर में, हाइट ऑफ द इमेज, और नीचे में आएगा हाइट ऑफ द इमेज, एंड नीचे में आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो वैल्यूज आपको दी हुई होगी, इन दोनों वैल्यूज को आप पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। दूसरा दिया है, एक तो हाइट से हम फाइंड कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, दूसरा एक बोला है हम डिस्टेंस से भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से हम उसका डिस्टेंस गिनेंगे, कितनी दूरी पर उसे हमने रखा है, और ऑब्जेक्ट का, इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी, उसे भी हम मेजर करेंगे, और फिर दोनों वैल्यूज को का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ क्या बोलेंगे यहाँ पर, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट and that of the image from the lens. Magnification, distance of image sorry, distance of image, फटाफट लिखना नहीं हो रहा है, and distance, दोनों भी केस में है ना, distance of object। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हुआ आपका मैग्निफिकेशन। हाँ, इसे लिखना है तो आप v/u, m इज इक्वल टू v/u लिख सकते हैं। उसे लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा h2m इज इक्वल टू h2/h1। ठीक है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा पार्ट था ये, मैंने क्लियर किया आपको। वैसे ही पावर है, पावर ऑफ लेंस क्या है उसे देख लेते हैं। पावर क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज।
एक लेंस की कितनी कैपेसिटी है उसे रेस को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, तो उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, पावर P से डिनोट करेंगे। द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, एंड इट पावर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। दैट मीन्स इफ द फोकल लेंथ इंक्रीजेस द पावर डिक्रीजेस, एंड इफ द पावर इंक्रीजेस the focal length decreases. Clear? Because it is inversely proportional. So unit of the power of lens is a diopter, जिसे हम D से डिनोट करते हैं, और P लिखेंगे कैसे, तो P is equal to 1/f obviously because it is inversely proportional. ठीक है, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इफ टू लेंसेज विद फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दो लेंस हमने रखी है जैसे माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में यूज की जाती है, दो लेंसेज हमने रखी है, एंड द कॉम्बिनेशन एज द इफेक्टिव फोकल लेंथ गिवन बाय, अभी हमें पावर निकालना है और उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तो दोनों लेंस का इफेक्टिव फोकल लेंथ हम निकालेंगे। अगर उसका फोकल लेंथ भी निकालना है, हम ये बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे, किसी एक के फोकल लेंथ पर बात नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, f1 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये होगा इफेक्टिव फोकल लेंथ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जिसको हम बोलते हैं, दो लेंसेज को दो लेंसेज की फोकल लेंथ जब हम देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो कॉम्बिनेशन एज हैज एन इफेक्टिव फोकल लेंथ गिवन बाय, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ इस तरीके से दिया हुआ होता है। ठीक है, पावर भी आपको अगर निकालना है, वैसे ही अब मैंने पावर को ही फोकल लेंथ से कंबाइन करके बताया था, बट अभी आपको समझा देती हूँ। फोकल लेंथ अलग चीज हो गई और पावर अलग हो गया, और उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ मतलब 2-3 लेंसेज के अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो हम इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे। वैसे ही पावर भी अगर 2-3 लेंसेज को रखा गया है तो पावर भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर आगे तीसरी लेंस होगी तो P3, वैसे होती नहीं है, 2 लेंसेज जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगा पावर। अब फिर से पावर समझना है, फिर से मैग्निफिकेशन समझना है, तो वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से देखते रहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूंगी कि पिछले वीडियोस की लिंक डालूं। ठीक है, तब तक के बाय, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट।